बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कौन से बर्ड जो है वो ज्यादा ब्रीड करते हैं, क्योंकि अक्सर का दोस्तों का यही क्वेश्चन आता है कि हमें बताएं कि कौन से बर्ड्स ब्रीड के लिहाज से बेहतर हैं। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, अगर आप उन चीजों के ऊपर अमल करते हैं तो आपको पता लग सकेगा कि कौन से बर्ड ज्यादा ब्रीड करते हैं और कौन से बर्ड्स कम ब्रीड करते हैं। जो बर्ड्स कम ब्रीड करते हैं उसकी क्या वजह होती है, या जो बर्ड्स ज्यादा ब्रीड करते हैं तो उसकी क्या वजह होती है। आज की वीडियो में आपके तमाम के तमाम सवालात जो है ये क्लियर हो जाएंगे। मगर वीडियो की तरफ जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं, ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, जो कि मुझे मोस्टली देखने को मिलता है कि लोग ये पूछते हैं कि कौन से बर्ड्स देने चाहिए और कौन से बर्ड्स ब्रीड अच्छे तरीके से करते हैं। सबसे पहले मैं इस चीज के बारे में बात करूंगा कि कौन से बर्ड्स देने चाहिए। हमेशा याद रखें कि अगर आप कोई भी चीज शुरू करते हैं तो आपको चाहिए कि आप स्टार्टिंग से शुरू करें, यानी कि आप उसकी बेस से शुरू करें। जब तक आपको पता नहीं होगा कि हमने बर्ड से ब्रीड कैसे लेनी है, अगर कोई बर्ड बीमार होता है तो उसकी कैसे केयर करनी है, या फिर इसके अलावा और भी कई किस्म की चीजें जो कि आपके सामने आएंगी, जब तक आपको इस चीज का पता नहीं होगा मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप एक्सपेंसिव बर्ड ले। आपको चाहिए कि आप सस्ते बर्ड से शुरू करें और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके आप एक्सपेंसिव बर्ड की तरफ चले जाएं। मगर इसके लिए ये जरूरी है कि आपका शौक होना चाहिए। जब तक आपका शौक नहीं होगा तो आप किसी भी चीज के अंदर कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। आपको शौक से काम करना पड़ेगा और दिल लगा के काम करना पड़ेगा, तब जाके आपको इसमें कामयाबी होगी। अगर हम ब्रीड की बात करते हैं तो जितने भी बर्ड्स सबसे ज्यादा सस्ते होते हैं वो बर्ड ज्यादा ब्रीड करते हैं, इसी वजह से उनकी प्राइसेस भी सस्ती होती है। मगर इसके बावजूद भी कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस वजह से बर्ड सस्ते होते हैं और कौन से बर्ड्स जो है वो ज्यादा ब्रीड करते हैं, और बर्ड्स की ब्रीड करने की कौन सी जो है मेन वजह होती है। मैं हमेशा हर वीडियो में इस बात को जरूर दोहराता हूँ कि बर्ड्स की ब्रीड के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रीडिंग का अच्छा पेयर होना चाहिए, अच्छी डाइट होनी चाहिए और अच्छा माहौल होना चाहिए। मगर जो मेन चीज है वो ये है कि कौन से बर्ड ज्यादा ब्रीड करते हैं। हमेशा याद रखें कि जो बर्ड्स होते हैं जितनी अच्छी ब्लड लाइन होगी उतनी ही अच्छे तरीके से वो ब्रीड करेंगे। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बजीज से कि बजीज में कौन से बर्ड्स हैं जो कि अच्छे तरीके से ब्रीड करते हैं। बजीज में 2 किस्म की म्यूटेशंस होती हैं जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से ब्रीड करती हैं और सबसे ज्यादा अंडे और बच्चे वही निकालते हैं। हम उन्हें फोस्टर के तौर पे भी रखते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम एक्सपेंसिव बर्ड से ब्रीड लेते हैं तो अंडे हमने एक्सपेंसिव बर्ड से लेने हैं, और फोस्टर के लिए जो हम बर्ड्स रखते हैं वो हम बजीज की ये सिंपल बर्ड्स रखते हैं। सिंपल बजीज में आपने ब्लैक आइज के, ग्रीन ओपलाइन या फिर ब्लू ओपलाइन लेने हैं। ग्रीन ओपलाइन जो है ये आपको पता है कि ये जो सबसे पहली म्यूटेशन थी वो ग्रीन ओपलाइन की ही थी, जिसे हम वाइल्ड बर्ड भी कहते हैं। इस ग्रीन ओपलाइन को मुख्तलिफ किस्म के तजुर्बात करके इनसे मुख्तलिफ किस्म की म्यूटेशन बनाई गई, जैसा कि आपको आजकल दिखाई देता है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के रेड आइज हैं, फेलोज हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, एग्जीबिशन है। ये तमाम के तमाम म्यूटेशंस मुख्तलिफ किस्म की म्यूटेशंस को मिक्स करके इनसे बनाई गई हैं। मगर जो ओरिजिनल ग्रीन ओपलाइन है, या फिर अगर आप कह लें जो दूसरे नंबर पे आती है ब्लू ओपलाइन, तो ये बर्ड्स वो बर्ड्स हैं जिनकी ब्लड लाइन बहुत ही स्ट्रांग है। अगर आप मुख्तलिफ किस्म के बर्ड्स को आपस में लगाते भी हैं तो उसमें जो क्रॉस करने की वजह से बच्चे पैदा होते हैं उसमें भी आपको ग्रीन ओपलाइन और ब्लू ओपलाइन ही मिलेंगे। उसका रीजन ही यही है कि इनकी जो बेस है वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी, और इसी वजह से जब उनको आपस में क्रॉस किया जाता है तो आपस में मिलने के बाद इस तरह के ही बच्चे निकालते हैं। इसके अलावा बजीज में जितने भी म्यूटेशंस हैं वो तमाम की तमाम वीक ब्लड लाइन कहलाती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप रेड आइज ले लें तो रेड आइज जो है ये भी एक वीक ब्लड लाइन है। अगर इसकी निस्बत आप फेलो की बात करते हैं तो फेलो भी एक वीक ब्लड लाइन का बर्ड है। वीक ब्लड लाइन से मुराद ये है कि इस तरह के जो बर्ड्स होते हैं ये ज्यादा गर्मी और ज्यादा सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, या फिर अगर इनके ऊपर कोई भी बीमारी आती है तो उसकी वजह से भी इनकी डेथ हो जाती है बनिस्बत नॉर्मल ओपलाइन बर्ड्स के। जो नॉर्मल ओपलाइन बर्ड्स होते हैं ये अपने बच्चों को भी अच्छे तरीके से पालते हैं, ये अंडे भी ज्यादा देते हैं,
मगर इसके लिए शर्त यह है कि आपके पास पेयर अच्छा होना चाहिए। आपकी जो पेयरिंग हो उनकी एज बराबर होनी चाहिए। मेल फीमेल से 2-3 महीने अगर बड़ा हो तो ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा बर्ड्स की जो एज हो वो अडल्ट हो, ये ना हो कि वो ज्यादा बूढ़े हों, और ना ही ऐसा होना चाहिए कि वो अभी तक बच्चे हों और आप उनसे पेयरिंग लगा लें। हमेशा याद रखें कि बर्ड्स की ब्रीड के लिए एक सर्टेन एज की जरूरत होती है। कौन सा बर्ड्स किस एज में ब्रीड करता है, ये तो थी हमारी बजिस के बारे में। अब हम बात करेंगे कि लव बर्ड्स में कौन से बर्ड्स जो होते हैं वो ज्यादा ब्रीड करते हैं। लव बर्ड्स में जो सबसे स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन है वो है फिशर की। फिशर एक ऐसा बर्ड है जो कि नेचर से आया हुआ है और फिशर की ब्लड लाइन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपने देखा होगा कि अगर आप मुख्तलिफ किस्म के बर्ड्स को आपस में पेयरिंग भी करते हैं तो उनमें से भी बच्चे जो निकलते हैं वो भी फिशर के निकलते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि बजीज में नॉर्मल बच्चे ऑफलाइन के निकलते हैं, इस तरह लव बर्ड्स में जो नॉर्मल बच्चे होते हैं जो कि अपनी ओरिजिनल बेस के ऊपर चले जाते हैं तो वो फिशर ही होते हैं। लव बर्ड्स में भी मुख्तलिफ किस्म की म्यूटेशंस पाई जाती हैं, जिसमें ऑफलाइन है, जिसमें पार ब्लू है, या जिसमें अगर आप सिंपल म्यूटेशन में देख लें जिसमें मास्क वाले बर्ड्स हैं, या फिर इसके अलावा और भी कई किस्म की म्यूटेशंस हैं। ये सब की सब म्यूटेशन सबसे पहले फिशर ही थी और बाद में इनसे मुख्तलिफ किस्म के तजुर्बात करके नई म्यूटेशंस क्रिएट की गई हैं। और आपको ये भी पता होगा कि हर 1 साल या 2 साल के बाद या फिर 3-4 साल के बाद जरूर ऐसे नए बर्ड्स दरियाफ्त होते हैं जो कि पहले हमने कभी नहीं देखे होते हैं। और जब ये मार्केट में आते हैं तो इनकी कीमतें इतनी ज्यादा होती हैं कि आम शख्स इसे खरीद भी नहीं सकता। कुछ खास ब्रीडर ही होते हैं जो कि इन्हें खरीदते हैं, इनसे ब्रीड हासिल करते हैं और इन्हें सेल करते हैं। जब ये मार्केट में अच्छे तरीके से फैल जाते हैं, मुख्तलिफ लोग इससे ब्रीड लेना शुरू कर देते हैं, तो फिर अचानक इसकी कीमतों को गिरा दिया जाता है और नए बर्ड्स इंट्रोड्यूस करने के बाद उन्हें मार्केट में लाया जाता है। इसी तरीके से ये बिजनेस चलता रहता है। अगर इसी तरह हम कॉकटेल की बात करें तो कॉकटेल में जो सबसे स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन है वो ग्रे कॉकटेल की होती है। जो नॉर्मल ग्रे कॉकटेल होता है ये सबसे अच्छा ब्लड लाइन वाला होता है। इसकी भी सबसे अच्छी बात यही होती है कि ये अपने बच्चों को अच्छे तरीके से फीड भी करवाता है और अच्छे तरीके से ये अपने बच्चों को बड़ा भी करता है। अगर अंडों की तादाद को देखा जाए तो बनिस्बत दूसरे बर्ड्स की निस्बत अगर आपका अच्छा पेयर है तो ये ज्यादा अंडे देता है। अगर आप इसी तरीके से देखते हैं दूसरी म्यूटेशन जो इसमें है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के रेड आइज वाले बर्ड्स हो गए या फिर ब्लैक आइज वाले बर्ड्स हो गए, तो इनकी ब्लड लाइन कमजोर हो सकती है। आपने इनो के बारे में सुना होगा, वो बर्ड्स जिनके अंदर मुकम्मल तौर पे ब्लैक कलर जो है वो जज़ब हो जाता है और कोई भी ब्लैक कलर दिखाई नहीं देता। इसी वजह से उनकी आंखें भी लाल होती हैं और ये एक बहुत ही कमजोर ब्लड लाइन के बर्ड्स होते हैं। इसी तरह जो दूसरी चीज होती है लुटीनो, लुटीनो में भी सेम ऐसा ही होता है। लुटीनो में कलर येलो होता है और उसकी जो आंखें होती हैं वो भी लाल होती हैं। लुटीनो और अल्बिनो के लिए कलर का लाल होना जरूरी है। अगर हम बजिस की बात करें, आपने ऐसे बजिस भी देखे होंगे जो मुकम्मल तौर पे येलो होते हैं या फिर मुकम्मल तौर पे व्हाइट होते हैं, मगर उनकी आंखें जो होती हैं वो ब्लैक होती हैं। ये डबल फैक्टर स्पेंगल होते हैं। इसके बारे में किसी दिन मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, मगर यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूं कि जितने भी रेड आइज वाले बर्ड्स होते हैं ये तमाम के तमाम ब्लड लाइन के लिहाज से वीक होते हैं। हाँ, ये भी जरूरी नहीं है कि ये बर्ड्स इतने कमजोर हों कि ये गर्मी और सर्दी को महसूस ना करें, मगर इतना जरूर है कि बाकी बर्ड्स की निस्बत इनकी जो ब्लड लाइन होती है वो कमजोर होती है। इनमें बाकी बर्ड्स की निस्बत बीमारियों की जो रेशो होती है वो ज्यादा होती है और इनके बच्चों की डेथ रेशो भी ज्यादा होती है। इस तरीके से हम अगर चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पे जो बर्ड आता है वो रिंगनेक का है। रिंगनेक में आपने देखा होगा कि ग्रीन रिंगनेक जो कि बहुत ही आम है और जिसकी कीमत भी कोई इतनी ज्यादा नहीं है। आजकल आपको ग्रीन रिंगनेक का अच्छा से अच्छा पेयर 7,500 से लेकर 9,000 के दरमियान मिल जाता है। रिंगनेक का जो मेल होता है वो एक्सपेंसिव होता है बनिस्बत फीमेल के, मगर रिंगनेक में जो ग्रीन रिंगनेक होता है जिसे हम काटा कहते हैं, इसे लोग अपने घरों में भी रखते हैं, बातों के लिए भी इसे रखा जाता है, केज के अंदर भी इसे रखा जाता है और बहुत सारे दोस्त इससे ब्रीड भी लेते हैं। रिंगनेक की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके जो बच्चे होते हैं ये अपनी पेरेंट की निस्बत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक रिंगनेक का पेयर 9,000 का भी ले लिया
और इसने 4 बच्चे आपको दे दिए तो एक बच्चे की कीमत 3000 रुपए होती है। जब ये बिल्कुल छोटे ही होते हैं तब भी आप इन्हें सेल करके 12,000 रुपए एक ही क्लच के अंदर कमा सकते हैं। रिंगनेक में भी मुख्तलिफ किस्म की म्यूटेशंस पाई जाती हैं। इसमें जो ग्रीन कलर की म्यूटेशन होती है ये सबसे स्ट्रांग होती है, क्योंकि आपको पता है कि ये वाइल्ड बर्ड है। और इसके अलावा जितनी भी म्यूटेशन दरियाफ्त की गई है, जिसमें येलो आता है, व्हाइट आता है, क्रिमिनो आता है, वॉलेट आता है और मुख्तलिफ किस्म के कलर्स हैं जो कि आपको मार्केट में मिल सकते हैं। इनके बच्चे आप खरीद सकते हैं। मगर रिंगनेक में जो सबसे अच्छी बात है वो यही है कि अगर आप एक बर्ड के ऊपर खर्चा करते भी हैं तो पहले ही क्लच आपको अपने पेरेंट्स की जो कीमत होती है वो अदा कर देता है, और आपका जो बाकी का होता है आपके बर्ड्स भी आपको फ्री पड़ जाते हैं, और बाकी जितने भी क्लच आप उनसे लेते हैं वो सारा का सारा आपका मुनाफा ही होता है। इसके अलावा रिंगनेक ब्रीड के लिहाज से भी और बिजनेस के लिहाज से भी बहुत ही बेहतरीन है। ब्रीड के लिहाज से इसलिए बेहतरीन है क्योंकि इसके बच्चे बिल्कुल छोटे ही होते हैं, हम उन्हें उठा लेते हैं और उन्हें सेल कर देते हैं। 3 ही क्लच हम साल में इनसे बासानी ले सकते हैं अगर इनके बच्चों को हम हैंड फीड पे लें या फिर इनके बच्चों को हम फोस्टर करें। फोस्टर करने के लिए सबसे आसान तरीकेकार ये है कि बर्ड से ब्रीड आप लें, अंडे उससे ले लें, उनके अंडों को उठा के आप कॉकटेल के नीचे रख दें, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि उन बर्ड को आप उन अंडों के ऊपर बैठे रहने दें। जैसे ही उनमें से बच्चे निकलते हैं उन बच्चों को आप कॉकटेल के नीचे ट्रांसफर कर दें। किस तरीके से हमने ट्रांसफर करने हैं या फोस्टरिंग क्या होती है, किस तरीके से हम उनसे मुनाफा कमा सकते हैं, इसीलिए अगर मैं रिंगनेक की बात करता हूं तो मैं सबसे ज्यादा अच्छी ब्रीड के लिए ग्रीन रिंगनेक को ही मुंतखब करूंगा। इसी तरीके से वो म्यूटेशन जो कि ब्लड लाइन में कमजोर होती हैं और उनकी म्यूटेशन और ब्रीड लेना मुश्किल होता है, उन बर्ड्स की कीमत आप देखें तो हमेशा मार्केट में एक्स्ट्रा ही रहती है। उन बर्ड्स को लोग ज्यादा भी पसंद करते हैं और वो ये कि आपको आसानी के साथ ये मिल भी नहीं सकती, इसलिए इनकी जो प्राइसेस होती हैं वो ज्यादा होती हैं। मगर आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा, अगर आप इस शौक में नए हैं तो आपको चाहिए कि आप उन म्यूटेशंस का इंतखाब करें जिनकी ब्लड लाइन स्ट्रांग होती है, और उन चीजों से आप शुरू करें जो कि सस्ते होते हैं, और बाद में फ्यूचर में आप उनसे सीख के अच्छे से अच्छे बर्ड्स खरीद के उनसे मुनाफा कमा सकते हैं। ये तो थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो की समझ भी आ गई होगी और आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम अपने बर्ड से अच्छी ब्रीड ले सकते हैं और कौन से बर्ड्स ब्रीड के लिए बेहतर होते हैं, और हमें किस बर्ड का इंतखाब करके इस शौक के अंदर एंटर होना है। ये तो थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और जितने भी सोशल मीडिया है उन तमाम पे अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। बाकी जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी दुआ में याद रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।